अरे बाप रे! अरे रे, अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक था, अचानक से ये तेज तूफान आंधी ये कैसे चलने लगा? अरे बाप रे, हवा इतनी तेज है कि खड़ा रहना मुश्किल है। चलो थोड़ी देर कहीं छुप जाता हूँ। अरे बाप रे! गणेश एक गुफा में जाकर छुप जाता है। तभी गुफा के भीतर उसकी आंखों के सामने हवा में उड़ती हुई एक अजीब चादर दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल अलादीन की जादुई चादर जैसा लग रहा है। हवा में उड़ता हुआ जादुई चादर। चलो इसे ले लेता हूँ, इसे बेचकर मुझे ढेर सारा धन मिल जाएगा। जादुई चादर। गणेश लालच में आकर जैसे ही उस चादर को छूता है तभी उसकी त्वचा सिकुड़ने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बूढ़ा कैसे हो रहा हूँ? मेरी उम्र इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई साधारण चादर नहीं है, ये तो कोई मायावी चादर है। मुझे ये चादर नहीं चाहिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गणेश डर के मारे अपने हाथ को चादर से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ उससे चिपक जाता है। देखते ही देखते गणेश बूढ़ा होकर उस चादर के भीतर ही विलीन हो जाता है। वहीं अगली सुबह गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे भाई, तुमने उस काली पहाड़ी की तरफ देखा? आजकल वहाँ से जो कोई भी गुजरता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। कल सुबह गणेश उसी पहाड़ी की तरफ फल तोड़ने के लिए गया था, वापस नहीं आया वो। हाँ, तुम सच कह रहे हो भाई। उस पहाड़ी की तरफ जाना मतलब अपनी मौत के मुंह में जाने जैसा है। न जाने वहाँ कौन सी बला आई है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक छोटे से मकान में वीर नाम का एक गरीब चरवाहा अपने बीमार पिता के साथ रहता था। वो रोज की तरह अपनी बकरियों को लेकर घर से निकलने लगता है। अरे बेटा वीर, मेरी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है। तू मेरे पास ही रह बेटा। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आज बकरियां चराकर लौटने के बाद ना सीधे वैद्य जी के पास जाऊंगा। इन बकरियों का दूध बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके लिए एक अच्छी औषधि लेकर आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी औषधि काम करेगी। तू अब मेरे बजाय खुद पर ध्यान दे। अरे कब तक मेरे पीछे इस तरह बकरियां चराता रहेगा? हाँ बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है। मैंने तो माँ को पहले ही खो दिया, पर आपको कभी नहीं खो सकता। कभी नहीं पिताजी, कभी नहीं। मैं आता हूँ पिताजी, आप बस अपना ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ, चल। फिर वीर अपनी बकरियां लेकर घनी पहाड़ियों की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, आज तो बकरियों को खूब हरी हरी और ताजी घास खिलानी है ताकि वो ताकतवर दूध दे सके। जब दूध अच्छा होगा तो मुझे बाजार में उसके अच्छे दाम मिलेंगे। चल चल। चलते चलते वीर घने जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां बहुत लंबी और हरी घास थी। चलो, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। यहाँ क्या मस्त ताजी ताजी घास है। चलो टूट पड़ो सबके सब। खाओ खाओ, आराम से खाओ। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ। वीर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी हवा के झोंकों से उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा देख वो चौंक जाता है। ये क्या? अरे ये मेरी बकरियां कहाँ चली गईं? अभी तो सबकी सब यहीं आसपास घास चर रही थी। इतनी जल्दी सब कहाँ गायब हो गईं? बकरियों, मुन्नी चंपा,
अरे रानी! वीर परेशान होकर पास की झाड़ियों में अपनी बकरियों को ढूंढने लगा, पर उसे दूर दूर तक एक भी बकरी दिखाई नहीं दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी बकरियां नहीं मिली तो मैं अपने बीमार पिता का इलाज कैसे कराऊंगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? तभी सेठ गिरधर आकर खड़ा हो जाता है। अरे वीर, क्या बात है भाई, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। और हाँ, मैंने सुना है कि तू बकरियां चराकर अपने पिता को नई जिंदगी देने की कोशिश में लगा है, हैं? सेठ जी मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आज जब मैं जंगल में बकरियां चरा रहा तो वो सारी बकरियां न जाने कहां खो गई। मैंने पूरा जंगल छान मारा पर मुझे मेरी बकरियां कहीं नहीं मिली। अरे मुझे तो लगता है कि तेरी उन बकरियों को जंगल का कोई आवारा भेड़िया या जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। अगर वो बकरियां नहीं मिली तो मैं अपने बेबस पिता का इलाज कैसे करा पाऊंगा? सेठ जी आप मुझ पर एक और उपकार कर दीजिए। आप मुझे थोड़े से पैसे और उधार दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। थोड़ा सा पैसा दे दीजिए ना आप। ना, बिल्कुल नहीं भैया, मैं और पैसे उधार नहीं देने वाला, कहाँ से दूं? हैं? अरे देख भाई, मैं मानता हूँ कि तू मेहनती है और ईमानदार लड़का है, लेकिन जो बकरियां एक बार खो चुका है वो दोबारा भी खो देगा। माफ कर दे भैया, मैं नहीं देने वाला तुझे एक नया पैसा। बड़ा आया उधार मांगने, तब नहीं तब मुंह उठा के चल। सेठ गिरधर वहाँ से चला जाता है। वीर वहीं रास्ते पर अकेला खड़ा रह जाता है। अब मैं क्या करूं? इस गांव में कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो पता नहीं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। फिर वीर घर आ जाता है। क्या बात है बेटा, आज तू बड़ा परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अगर मैंने पिताजी को इस वक्त सच बता दिया कि हमारी बकरियां खो चुकी हैं तो वो तो बेचारे सदमे में आ जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। नहीं, मुझे इनसे ये बात छुपानी ही होगी। हाँ पिताजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप ज्यादा मत खासिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ रुकिए। वीर किसी तरह वो रात काटता है। अगली सुबह होते ही अब क्या करूं, बकरियां भी नहीं रही और कोई मुझे दोबारा उधार भी नहीं दे रहा। चलो एक बार फिर उसी जंगल में जाता हूं, शायद ढूंढने पर मेरी खोई हुई बकरियां मिल जाएं। हाँ। फिर वीर घने जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है। चंपा और आने मुन्नी, ले जा कि अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लगता है। अरे अभी तो सुबह का मौसम इतना साफ था, बाप रे, अचानक से ये आंधी कैसे चलने लगी? हवा के थपेड़े तो बहुत तेज है। मुझे कहीं जाकर छुपना होगा। इस संभलना। फिर वीर छुपने की जगह तलाशते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी गुफा दिखाई देती है। वो तुरंत उसके भीतर चला जाता है। बाप रे, इस अंधेरी गुफा के भीतर ये अनोखी नीली रोशनी कैसे आ रही है? चलो अंदर चलकर देखता हूँ। वीर जैसे ही गुफा के गहरे हिस्से में जाता है उसे हवा में तैरती हुई एक चादर और उसके ठीक नीचे नीली रोशनी बिखेरती हुई एक अद्भुत मशाल दिखाई देती है। बाप रे, ये तो नीली रोशनी की जादुई मशाल है। और ये चादर भला जमीन को छुए बिना हवा में क्यों तैर रही है? वीर उत्सुकता में आकर जैसे ही उस चादर पर अपना हाथ रखता है, चादर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वीर उस पर बैठ जाता है और चादर हवा में और ऊपर उठने लगती है। अरे
अरे मैं तो बैठ गया। ये तो सचमुच एक जादुई चादर है, यानी इस पर बैठकर कोई भी आसमान में उड़ सकता है। ले जाओ इस चादर को वीर, इससे तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो सब हासिल कर सकते हो। कौन कौन बोल रहा है? सामने आओ। कौन है? सामने आओ। मैं तुम्हारा भाग्य बोल रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारी का फल देने आया हूँ। अब तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है, जाओ। इतना कहते ही वो जादुई चादर वीर को लेकर गुफा से बाहर निकल आती है। वीर आसमान में उड़ते हुए सीधे अपने गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है। उसे हवा में उड़ता देख नीचे खड़े गांव वाले हैरान रह जाते हैं। ओ, अरे लखविंदर, अरे तूने पहाड़ी का वो दृश्य देखा? अरे ये तो सचमुच कमाल हो गया। वो देखो, आसमान में उड़ता हुआ चादर। अरे लगता है कोई बहुत बड़ा जादूगर हमारे गांव में आया है जो हवा में उड़ रहा है, देखो। अरे हाँ, बिल्कुल सच बोल रहे हो हरी भाई। चलो 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 चलो, पास जाकर देखते हैं आखिरकार माजरा क्या है। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। गांव के सभी लोग उस उड़ती हुई चादर के पीछे भागने लगते हैं। वीर चादर को धीरे धीरे जमीन की तरफ लाता है और नीचे उतर जाता है। अरे वीर, अरे ये तू है? अरे तू इस जादुई चादर पर हवा में कैसे उड़ रहा था भाई? ये ओके चक्कर है? हाँ, सच सच बताओ वीर, ये क्या जादू है भाई? ये चादर तुझे कहाँ से मिली? भाइयों, ये चादर मुझे मेरी मेहनत और ईमानदारी के इनाम के रूप में मिली है। आज से मैं इस जादुई चादर की मदद से आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या जो मेरी मदद करे? मेरी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे तुरंत पड़ोसी राज्य ले जाना है। पर इस वक्त गांव में न कोई घोड़ा है, न गाड़ी है और न ही कोई टमटम। अरे कोई तो मेरी बच्ची की जान बचा लो, कोई तो मदद करो। मैं सबसे बोलता हूँ, जल्दी करो, कोई मदद करो बेचारी। अरे अरे बस 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 सेठ जी, आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इस चादर की मदद से पड़ोसी गांव तुरंत आपकी बेटी को पहुंचा दूंगा। चलिए। हैं? क्या सच में? क्या तुम सच में मेरी बेटी को वहां पहुंचा दोगे वीर? चलो चलो, फिर देर मत करो, जल्दी चलो, आओ। जादुई चादर एक पलक झपकते ही हवा में उड़ती है और पहाड़ियों के ऊपर से होती हुई कुछ ही देर में गिरधर की बेटी का इलाज कराकर उसे वापस गांव ले आती है। सच में वीर, तुम तो हमारे गांव के लिए एक महान जादूगर बन गए हो। मुझे लगता है कि अब हमारी सारी तकलीफें आसान हो जाएंगी। इस खूंखार लाल पहाड़ी की वजह से हम लोगों को पड़ोसी राज्य जाने में 2-2 दिनों का लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब चुटकियों में हो जाता है। हाँ ठीक है सेठ जी, देखिए मैंने आप सबसे वादा किया है कि मैं इस चादर से हमेशा आप सबकी मदद करूंगा। वीर, देखो बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। ये लो तुम्हारा इनाम। इससे अपनी बकरियों का कर्ज भी चुका देना और अपने बीमार पिता का अच्छे से इलाज भी करवा लेना। लो। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। वीर उन सिक्कों को संभाल कर रखता है और जादुई चादर पर बैठकर उड़ता हुआ सीधे अपने घर पहुंचता है। अरे ये क्या बेटा? वीर, ये कैसा जादू है? तू इस जादुई उड़ती हुई चादर पर, मतलब ये क्या कर रहा है इस पर? वीर सारा सच बता देता है। पर बेटा, इस संसार में हर एक चीज की अपनी एक कीमत होती है। अगर ये मायावी चादर तुम्हें कुछ चमत्कारी शक्तियां दे रही है ना, तो याद रखना कि इसके बदले में तुमसे भी कोई बड़ी कीमत जरूर वसूल करेगी। नहीं पिताजी, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान मत होइए। अब मैं कैसे बताऊं बेटा कि इस चादर का कभी मैंने भी इस्तेमाल किया था, उसी का परिणाम तो आज तक भोग रहा हूं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं।
और आधी रात होते ही चादर वीर को उठाने की कोशिश करती है। अरे दोस्त, तुम इस वक्त आधी रात को क्या कर रहे हो? अरे भाई जाओ, जाकर चुपचाप कहीं कोने में सो जाओ। सुबह होते ही हमें गांव के बहुत सारे काम करने। वो जादुई चादर वीर की बात नहीं मानती और एक बार फिर हवा में तेजी से लहराकर वीर को उठाने की जिद करने लगती है। लगता है गांव में किसी पर कोई भारी विपत्ति आई है, जिसे इस वक्त हमारी मदद की सख्त जरूरत है। चलो ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं, चलो आ जाओ। वीर तुरंत उस जादुई चादर पर बैठ जाता है और चुपके से अपने घर से बाहर निकलता है। तभी एक चोर गांव के घर से धन की भारी पोटली चुराकर तेजी से भाग रहा था। अरे दोस्त, नीचे देखो, लगता है कोई शातिर चोर है जो हमारे गांव का धन लूटकर भाग रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं, चलो नीचे। फिर चादर नीचे आती है और चोर को मजबूती से दबोच लेती है। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ो मुझे, अरे तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। अरे तूने क्या सोचा था कि तुम अंधेरे का फायदा उठाकर इस बेकसूर गांव में चोरी करके आराम से बच निकलोगे? ये क्या, तुम तो इस चादर पर हवा में उड़ रहे हो। तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम तो कोई भूत हो। भूत, अरे भूत। मैं कोई भूत नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे दुष्ट चोरों के लिए भूत जरूर हूँ। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो। सुबह की पहली किरण के साथ ही वीर उस चोर को गांव की चौपाल पर लेकर पहुंच जाता है। अरे भाई वीर, ये सब क्या मांझ रहा है, हैं? हरी भाई, आप लोग जब रात को चैन की नींद सो रहे थे ना, तब ये दुष्ट पूरे गांव के घरों में चोरी करके धन से भरी पोटली लेकर भाग रहा था। हैं? अरे ये तो मेरी पोटली है। अरे इसमें तो काफी सारे सोने के सिक्के थे, यानी कि रात को मेरे ही घर में सेंध लगी थी। बिल्कुल सेठ जी, ये देखिए, आपकी मेहनत का सारा धन इस पोटली में बिल्कुल सुरक्षित है, लीजिए। वीर बेटा, अगर आज रात तुम और तुम्हारी ये जादुई चादर ना होती तो शायद मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। सच में वीर, अरे भाई तुम तो हमारे इस पूरे गांव के लिए साक्षात एक वरदान साबित हो रहे हो। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाइयों, आज से हमारे पूरे गांव का नया रक्षक सिर्फ वीर है। वीर रक्षक की जय हो, वीर रक्षक की जय हो। सच में वीर बेटा, तुम बड़े महान हो। आज से हम पूरे गांव वाले मिलकर तुम्हें हर महीने इतना धन देंगे जिससे तुम हमारे गांव की रक्षा भी कर सको और तुम्हारा परिवार भी अच्छी तरह से चलता रहे। वीर मुस्कुराने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सभी गांव वाले वीर को आदर के साथ धन देने लगते हैं। वीर भी उस जादुई चादर की मदद से सबकी सेवा करता रहता है। फिर एक दिन, हाँ, इतने दिन हो गए मैंने सभी गांव वालों की इतनी मदद की और इस जादुई चादर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। क्यों ना अब मैं इससे थोड़ा सा धन और कमाऊं? तभी वीर की नजर आईने पर जाती है जिसमें उसके सिर के 2 बाल सफेद हो चुके थे। हैं? ये क्या? अरे मैं तो अभी सिर्फ 22 साल का हूं, फिर मेरे सर के बाल इस उम्र में क्यों पक रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 ही बाल तो पके हैं, ऐसे ही किसी वजह से पक गए होंगे। ना 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 ना। वीर इस बात को नजरअंदाज कर देता है और जादुई चादर लेकर घर से निकल पड़ता है। वहीं गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे छुपा एक दुष्ट जादूगर ये सारा दृश्य देख रहा था। चलो, आखिरकार मेरा शिकार मेरे जाल में खुद ब खुद आ रहा है।
अब कुछ ही दिनों में मैं अपनी वो सारी खोई हुई शक्तियां दोबारा हासिल कर पाऊंगा। जादूगर हंसते हुए घने जंगलों के अंदर गायब हो जाता है। इधर 1-2 दिन और बीत जाते हैं। तभी वीर के हाथों की त्वचा सिकुड़ने लगती है। ये क्या? 2-3 दिनों के अंदर ही मेरे हाथों में इतनी झुर्रियां कैसे आ गईं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं जवान नहीं बल्कि बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा हूं। वीर जैसे ही पास रखी जादुई चादर को देखता है, उसमें से एक अजीब सी खौफनाक नीली रोशनी निकल रही होती है। नहीं 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 नहीं, जरूर इस चादर की वजह से ही मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है। मुझे इस जादुई चादर का सच जानना ही होगा। फिर वीर घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी में पहुंचता है, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अम्मा, मुझे कोई रास्ता बताओ। क्या इस जादुई चादर की वजह से मैं समय से पहले बूढ़ा हो रहा हूँ? तुमने बिल्कुल सही समझा है पुत्र। ये कोई साधारण चादर नहीं है। ये चादर तुम्हारी उम्र को धीरे धीरे खा रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, ना। इसका निर्माण करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक जादूगर है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसी चादर बनाई है जो लोगों को लालच तो पूरा कर देगी, लेकिन बदले में उनकी जिंदगी की कीमत वसूल करेगी। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो इसे जहां से लाई हो वहीं वापस छोड़ाओ और आज के बाद इस पर कभी मत बैठना। इतना कहकर बूढ़ी औरत अपने गहरे ध्यान में चली जाती है। वीर उदास मन से उस चादर को लेकर वापस अपने घर आता है। वीर, वीर, अरे भाई जल्दी चलो, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसे इसी वक्त चादर पर बिठाकर पड़ोस के गांव ले चलो। चलो। नहीं 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 नहीं, अब मैं इस चादर पर नहीं बैठ सकता। मुझे अब अपनी मेहनत से ही पैसे कमाने हैं। मुझे माफ कर दो। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है वीर? इस वक्त मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसा मत कर भाई, मेरी बात मान। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए ना। लखविंदर रोता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वीर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस चादर का इस्तेमाल बंद कर दूंगा तो मैं कितने गांव वालों को मना करूंगा। ऐसे तो कई बेकसूरों की जान खतरे में आ जाएगी, और अगर इस पर खुद बैठूंगा तो मेरी खुद की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं क्या। तभी झोपड़ी के अंदर से एक तेज आवाज आती है और उसका बीमार पिता शंभू अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाँ, पिताजी, पिताजी क्या हो गया? आपको क्या हो गया? आंखें खोलिए पिताजी, आंखें खोलिए। वीर भागकर तुरंत गांव के वैद्य को बुलाकर लाता है। वीर, तुम्हारे पिताजी की हालत अब बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। इनकी जान बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ से 10 पहाड़ियों के पार जो घाटी है, वहां बेटा एक दुर्लभ नीला फूल खिलता है। अगर तुम उस फूल को लाकर उसका रस अपने पिता को पिला दोगे तभी ये ठीक हो पाएंगे, वरना इन्हें कोई नहीं बचा सकता बेटा। वैद्य जी, क्या इतनी दूर जाना जरूरी है? क्या आपके पास इसके आसपास कोई और औषधि नहीं है? कोई और दूसरी औषधि? नहीं वीर, तुम्हारे पिता के पास समय बहुत कम है और इस बीमारी का सिर्फ इलाज वही नीला फूल है। चलो बेटा। वैद्य वहां से चले जाते हैं। अगर मैंने आज अपने पिताजी की जान नहीं बचाई तो मैं अपने स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा। मैंने आखिरी वक्त में माँ को वचन दिया था कि मैं पिताजी की अच्छे से देखभाल करूंगा।
जाता हूँ चाहे जो हो जाए। फिर वीर उस चादर पर बैठता है और हवा में उड़ते हुए तेजी से जाने लगता है। तभी रास्ते में नीचे उसे लखविंदर बेहद परेशान हालत में पैदल जाता हुआ दिखाई देता है। वीर चादर को नीचे उतारता है। क्या हो गया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी वीर। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरी मदद नहीं की और अब पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है। देखिए ऐसा मत कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बताइए क्या बात है? अरे मुझे धन चाहिए, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको धन देने के लिए तैयार हूँ। फिर वीर अपनी आंखें बंद करता है। हे जादुई चादर, मुझे अभी कुछ सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं इस मासूम बच्चे की जान बचा सकूं। तभी चादर से एक तेज नीली रोशनी चमकती है और वीर की मुट्ठी में सोने के कई सारे सिक्के आ जाते हैं। वीर वो सिक्के लखविंदर को सौंप देता है। हाँ ये लो, इन सिक्कों से आपका बेटा बहुत जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लखविंदर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वीर के हाथों की त्वचा और सिकुड़ जाती है। ये क्या? मेरे हाथों में तो और भी ज्यादा झुर्री आ गई। मेरे बदन की ताकत खत्म हो रही है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी को हर हाल में बचाऊंगा। चलो। फिर वीर उस जादुई चादर पर फिर से बैठ जाता है और हवा में उड़ते हुए सीधे उस पहाड़ियों के बीच की तंग घाटी में पहुंच जाता है। वहां उसे वो चमकीला नीला फूल खिला हुआ दिख जाता है। चलो, आखिरकार मुझे ये दुर्लभ फूल मिल गया। अब मुझे बिना वक्त गवाए जल्दी से पिताजी के पास पहुंचना होगा। फिर वीर जल्दी अपनी झोपड़ी में आता है। वो उस नीले फूल को मजबूती से मसलकर उसका सारा रस शंभू के मुंह में टपका देता है। कुछ ही देर में शंभू की आंख खुल जाती है। अरे वीर बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम्हारे ये सफेद बाल और तुम्हारे इन युवा हाथों में इतनी झुर्रियां कैसे बेटा? वीर सारा सच बता देता है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने इस तरह बूढ़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर अब मैं और कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। मुझे अब आपको अकेला छोड़कर इस दुनिया जाना होगा। इतना कहते ही वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं मेरे बेटे वीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो उठो, अरे उठो मेरे बेटे, उठो 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 उठो। तभी शंभू की नजर सामने हवा में तैरती हुई उस जादुई चादर पर पड़ती है। शंभू गुस्से में आकर झपटता है और उस चादर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तभी तेज रोशनी निकलती है और वो सारी रोशनी वीर के बेजान शरीर के भीतर समाने लगती है। देखते ही देखते वीर के सफेद बाल फिर से काले हो जाते हैं और हाथों की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। ये क्या पिताजी, ये क्या? मैं ठीक कैसे हो गया? मेरे शरीर की सारी कमजोरी चली गई, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो गई और मैं फिर से जवान हो गया। ये कैसे? आज मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। बरसों पहले मैं भी इसी चादर के बहकावे में आ गया था बेटा। मैंने भी इस पर चढ़कर न जाने कितने लोगों की मदद की थी, जिसके कारण मैं दिन प्रतिदिन रहस्यमय तरीके से बीमार होता चला गया। फिर उसी बूढ़ी अम्मा के कहने पर मैं इस चादर को हमेशा के लिए उसी अंधेरी गुफा में छोड़ आया था, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस चादर का अगला शिकार मेरा बेटा बनेगा। पिताजी, मैं तो बहुत खुश हूं कि आप ठीक हो गए और मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तभी अचानक झोपड़ी के भीतर एक तेज काले धुएं के साथ वही दुष्ट जादूगर प्रकट होता है। तुम बूढ़े इंसानों ने ये ठीक नहीं किया। तुमने मेरी सदियों पुरानी जादुई चादर को फाड़ने की हिम्मत कैसे की? ए दुष्ट जादूगर, तुझे जो करना है मेरे साथ कर। तू मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम जानते नहीं कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। मैं मासूम इंसानों की उम्र इस चादर के जरिए खींचकर अमर और सर्वशक्तिशाली बनता था, लेकिन आज इस चादर के फटते ही मेरा वो तंत्र टूट गया। मेरी उम्र का बढ़ना वहीं रुक गया। अब मैं ना तो कभी पूरी तरह से जवान हो पाऊंगा और ना ही अपनी खोई हुई जादुई शक्तियां वापस हासिल कर पाऊंगा। अब देखो, अब तू देख मैं तुम दोनों का क्या हश्र करता हूँ। जादूगर जैसे ही उन दोनों पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है, वैसे ही शंभू फुर्ती से पास रखे एक संदूक से एक दिव्य जादुई ताबीज निकाल लेता है। ये क्या? ये कैसा दिव्य बीज है जिसकी शक्ति मेरी आंखों में चुभ रही है? अब हटाओ इसे मेरे सामने से, हटाओ। ये ताबीज उस पूजनीय गुरु माँ की है जिन्होंने मुझे बरसों पहले उस गुफा का रास्ता दिखाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक न एक दिन वो दुष्ट जादूगर अपनी चादर की तलाश में और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर आएगा। इसी वक्त हमारे घर से भाग जाओ, वरना इस ताबीज की पवित्र अग्नि में मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। भागो मैं कहता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जादूगर डर के मारे तुरंत उस काले धुएं के साथ वहां से हमेशा के लिए भाग जाता है। अब बेटा वीर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ बेटा। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। अरे आपके होते हुए मुझे कोई कष्ट हो सकता है क्या? अब इस दुनिया की कोई भी दुष्ट ताकत हम दोनों बाप बेटों को कभी अलग नहीं कर सकती। चल। उस दिन के बाद से वीर पहले की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी बकरियां चराने लगा और खुशी से जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें